person with disability, and we are organizing today program on the topic hemophilia. Hemophilia is one of the disability. In the recent past, there was only 5 types of disability. Now, Government of India has acknowledged and endorsed 21 types of disabilities. आज के डेट में अब they have endorsed it, acknowledged it, identified, recognized it. 21 types of disabilities, and one of the disabilities that is hemophilia. This is I think it's a blood disorder. ये blood disorder disease है. तो माजी हाल में हम बताएंगे there was no awareness regarding this. और we can say there are very limited number of hemophilia cases identified, and it is merely I think 200 to 300, 400 beneficiaries who are having this disability. Or it has been observed there is a lack of awareness. ये in the far-flung areas, in the rural areas, ऐसे cases को identify नहीं किया गया है, and even the medical board doctors they are not aware about how to quantify the disability for hemophilia cases. इनको हम कैसे identify करेंगे what is the degree of disability, percentage of disability, and और उनको आज की डेट में उसका कुछ खास ये awareness नहीं है. Being a student, professional students, you are supposed to have a knowledge of all types of disabilities. What are the preventive measures? How to assess? How to quantify? What are the remedies? What are the services available for them? इस चीज़ को लेकर आपको जानकारी होनी चाहिए, खासकर बच्चों के लिए. आज हमने बच्चों पे ज़्यादा फोकस किया बिकॉज आप दिस फास्टिंग मंथ जो चल रही है हमारी, इसमें ऐसी बेनिफिशरीज को यहाँ आना आज थोड़ा डिफ़िकल्ट था. वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड वी विल ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम इन द मंथ ऑफ मे. फास्टिंग के बाद हम मई में प्रोग्राम करेंगे और ऐसे बेनिफिशरीज को भी हम यहाँ लाएंगे और ऑन स्पॉट उनको हम बताएंगे कि आप लोगों के लिए प्रोविज़न जो है एज पर रिवाइज्ड PWD एक्ट, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ एज पर द एक्ट, और व्हाट आर द फैसिलिटीज, व्हाट आर द सर्विसेज, क्या करना है आपको UDID कार्ड जनरेट करना है अपनी डिसेबिलिटी. इससे माजिद साहब जो प्रेसिडेंट है हेमोफिलिया सोसाइटी के, इनके साथ मैंने डिसाइड किया कि बड़गाम के मेडिकल बोर्ड मेंबर्स उन्होंने कुछ केसेस को रिफ्यूज़ किया है. कुछ प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला कि वो भी हम सॉर्ट आउट करेंगे. जो भी मेडिकल बोर्ड है उनको लिखेंगे कि वो जिससे बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऐसे केसेस को प्लीज ऐसे केसेस को हम को बिल्कुल एंटरटेन करना है, सर्विसेज देना है. और जो हीमोफीलिया केसेस हैं ऐसे केसेस को एसोसिएटेड कंडीशन भी हो जाते हैं, उन चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना है कि हम ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह इनको सर्विस है. यहाँ हमारी हीमोफीलिया सोसाइटी काम कर रही है. ऑलरेडी लास्ट ईयर भी हमने ऑर्गेनाइज इनके साथ प्रोग्राम किया और इन्होंने कुछ केसेस यहाँ भेजे जिनको व्हीलचेयर की ज़रूरत थी, क्रैचेस की ज़रूरत थी, वो हमने प्रोवाइड किए. और इन फ्यूचर हमें बिल्कुल इन ऐसे लोगों के साथ प्रोग्राम करना ही था, क्योंकि ये डिसेबिलिटी है और दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस. और ऐसे बेनिफिशरीज को खासकर हम रूरल एरियाज़ में भी इसके लिए थोड़ा देखेंगे हाउ वी विल आइडेंटिफाई हीमोफीलिया सोसाइटी के साथ कोलैबोरेशन में काम करेंगे, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ऐसे बेनिफिशरीज को रिगार्डिंग दिस हीमोफीलिया डिसऑर्डर जो प्रॉब्लम है इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है. उनकी नज़र में जिसको मतलब इम्पेयरमेंट है, चलने में डिफ़िकल्टी है, देखने में डिफ़िकल्टी है, या सुनाई नहीं देता है,
तो वो डिसेबिलिटी है। लेकिन कुछ डिसेबिलिटी ऐसी भी है जो बाहर से दिखती नहीं है, रूप भाई, बाहर से वो दिखती नहीं है। सपोज हेयरिंग इम्पेयरमेंट केस सीधा ड्रेस वेल ड्रेस चलता है ठीक ठाक, लेकिन समझ में बाहर से नहीं देखता है। तो ऐसे केसेस की तरफ हमें तवज्जो देनी है, इनको बिल्कुल समझना है, जानना है हमें ऐसे बेनिफिशरीज को, वो काफ़ी ज़रूरी है। एक पॉइंट। दूसरी बात, इंडिया ने बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर, जो भी दिव्यांगजन है, स्पेशली एबल्ड लोग जो भी है, ऐसे लोगों को जानकारी देनी है रिगार्डिंग द battlefield environment, to have access in all private public buildings, to provide them equal opportunities, to make them independent, और उनको इसमें इंक्लूड कीजिए, पार्टिसिपेट करवा दीजिए ऐसी एक्टिविटीज़ में। जो भी बैरियर्स हैं, जहाँ भी स्टेयर्स हैं, उनको रिप्लेस करना है रैंप से। जहाँ लिफ्ट नहीं है वहाँ लिफ्ट बनवाना है। इवन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट प्राइवेट पब्लिक बिल्डिंग्स में, और जहाँ भी बस यार्ड है, रेलवे प्लेटफार्म है, जहाँ भी इनकी एक्सेस हो रही है, स्किल इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, सो दैट दे हैव इजी एक्सेस। तो उसके लिए भी इनको जानकारी देनी है। सुगम्या भारत अभियान एक कैंपेन चल रही है 2016 से। बिल्कुल इसमें हमें जो भी दिव्यांगजन हैं उनको सुगम्या मोबाइल ऐप ये उनके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करनी है, तो सो डैट वो अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ ज़रूरत है बैरल फ्री एनवायरनमेंट में, टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम कहाँ बैरल फ्री नहीं है, तो किस बिल्डिंग में बैरल फ्री रैंप नहीं है, लिफ्ट नहीं है, उनको जानकारी, और वो अपनी ग्रीवेंस भी वहाँ उसमें डाल सकते हैं और उनको अपडेट इंफॉर्मेशन भी उससे मिल जाएगी। वो सब दिव्यांगजन जो भी हमारे पर्सन डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ये डाउनलोड करना है। ये मसला है जो काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे लोगों को सुगम्या मोबाइल ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, इसकी जानकारी देनी है। और दूसरी बात जो अहम बात है कि जो भी है गवर्नमेंट ने यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में प्रोविजन आ गया कि सब बेनिफिशरीज को हमारे रिहैबिलिटेशन ऑफिसर, स्टाफ मेंबर्स, सीआरसी के स्टूडेंट्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स, a very warm welcome to all of you, and I would like to thank simultaneously कि आपने ये थोड़ा सा टाइम निकाला। तो एक्चुअली जो आज का दिन है वो हेमोफीलिया डे है, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, एंड जो हमारा रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के हिसाब से प्रोबेबली शमीम साहब ने भी बोला होगा, तो हेमोफीलिया जो कंडीशन है, जो ब्लड डिसऑर्डर है, दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड एज वन ऑफ द कंडीशंस जो कि हम अब डिसेबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। तो जैसे हमारी बाकी डिसेबिलिटीज़ है जिनको हम बेनिफिट्स देते हैं या जो सरकार ने उनका इनके लिए जो स्कीम्स एंड सर्विसेज रखे हैं, तो उन स्कीम्स एंड सर्विसेज के तहत जो हेमोफीलिया पेशेंट्स हैं वो भी अपनी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। तो हेमोफीलिया जो है इन पेशेंट्स में एक्चुअली जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो अगर आप देखेंगे इनका जो क्लासिफिकेशन है A, B and C है, डिपेंड करता है कि कौन सा जो क्लॉटिंग फैक्टर है कौन सा एब्सेंट है। एंड अगेन देन देयर जो सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन है दैट मे बी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, डिपेंडिंग ऑन कि कुछ पेशेंट्स का सीवियर ट्रॉमा होता है तो वो उसकी वजह से इंटरनल ब्लीड होता है, कुछ का मॉडरेट ट्रॉमा होता है तो उसकी वजह से, एंड कुछ का कभी कभी बदकिस्मती से माइल्ड ट्रॉमा भी अगर हुआ तो दैट इज़ वाई दे आर क्लासिफाइड एज सीवियर, मॉडरेट एंड माइल्ड। ठीक है। तो अब सिंस आई एम अ फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल,
तो जो पेशेंट्स आज तक हमने देखे हैं या रिहैबिलिटेशन की बात करेंगे, दे प्रेजेंट सिम्टम्स विद पेन, they may have muscle spasms, and because of that pain and spasm, consequently they may get weaknesses in the muscle, जिसकी वजह से फिर उनके मूवमेंट्स में असर पड़ता है, एंड देन कॉन्सिक्वेंटली अगेन जो उनकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है वो फिर अपर लिम्ब का फंक्शन हो या लोअर लिम्ब जो हम चलने फिरने में इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली वो फंक्शन इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो एज पर रिहैबिलिटेशन हम या तो एक्सरसाइज के थ्रू उनको कर सकते हैं या फिर हम थेरेप्यूटिक मोडालिटीज़ जो हमारे पास होते हैं उनके थ्रू भी रिहैबिलिटेशन उनका हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे फिर जॉइंट स्टिफनेसेस या रेंज ऑफ मोशन का डिक्रीज, रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट्स वो भी कम हो जाता है। तो मोस्टली एल्बो, नी या एंकल ये मोस्टली अफेक्टेड होते हैं, बट अदर जॉइंट्स में ऑल्सो गेट अफेक्टेड एज वेल। एंड मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू इनमें कभी कभी प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं या कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होता है, वो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि जो हमारे स्पीकर है वो आर डीलिंग विद दीज केसेस, आई डोंट नो सिंस व्हेन दे हैव बीन डीलिंग, तो ये ज़्यादा इस पर करेंगे। बट जो हमारा यहाँ पे मकसद है, ये जो आज का दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने भी हमारे सोसाइटी में हेमोफिलिया केसेस है, we should see to it that all of them get rehabilitation services जिसके वो हकदार हैं। फिर जो उनका जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जो सर्विसेज एंड स्कीम्स है, या जो जब हम उनके साथ काम करेंगे या उनको इंक्लूड करेंगे तभी जाके पता चलेगा कि मसले क्या है, एंड उन्हीं मसलों पे फिर हम आगे जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं वो कर सकते हैं डिवाइस, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अभी हमारे जो है CRC में है, तो जब भी जो भी कंडीशंस हम डिसेबिलिटी में इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द बेनिफिशरीज आर केटर्ड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, जिसके लिए हमारा ये इदारा इस्टेब्लिश किया गया है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द स्पीकर ऑफ टुडे to throw some light on the condition. With us today and Mehraj Saab, they will orient you about the conditions, about the disabilities. As of today, very limited people are aware about this type of disabilities. With the result, ऐसे केसेस को बहुत कम आइडेंटिफाई किया गया है, एंड हमारी नॉलेज में जो बात आ गई है कि वैली में अभी तक 400 बेनिफिशरीज ऐसे जो दिव्यांगजन हैं जिनको ऐसी कंडीशंस हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। ये भी जम्मू में भी 400-500 हो सकते हैं, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि फार फ्लंग रूरल एरियाज़ में ऐसे बेनिफिशरीज को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, और वो ऐसे बेनिफिशरी जो है वो अवेयर नहीं है। तो आज हम बहुत इनका खैर मकदम कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल। आज उनको और भी 2 जगह से ये आ गए लेक्चर देके, वहाँ भी ये प्रोग्राम था आज हेमोफीलिया पे, तो मैं माजिद साहब का खैर मकदम कर रहा हूँ दोबारा। प्लीज़ हम आप शुक्रिया है आपके और आपकी जो टीम है आपके साथ, प्लीज़। सर का उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया क्योंकि हमारे प्रोग्राम को वहाँ थे, और ये सोसाइटी हर साल ये दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन रमज़ान की वजह से, फास्टिंग की वजह से इस साल हमने पोस्टपोन करके मई के एंड में डिसाइड किया है करेंगे। वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। मकसद इसका हीमोफीलिया डे जो है ये फ्रैक्शनेबल जो है उन्होंने जिसने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की सदी बुनियाद रखी 1963 में, उसके बर्थडे के नाम से मनाया जाता है। उनका बर्थडे है 17 अप्रैल, और ये दिन 1989 से बनाना शुरू किया गया है। मकसद है कि अवेयरनेस और एक्सेस, और अवेयरनेस, चूँकि अवेयरनेस डॉक्टर्स में भी, जैसे कि सलीम साहब ने बोला कि डॉक्टर्स में भी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है पूरी तरह ये क्या है, और अब जबकि ये डिसेबिलिटी में इंक्लूड हुआ है तो आप तक या लोगों तक बात पहुँचना शुरू हो चुकी है कि ये क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हीमोफीलिया है क्या।
एक्चुअली ये हीमोफीलिया, इसमें 4 टाइप के हीमोफीलिया, 3 टाइप के, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। लेकिन हीमोफीलिया ए, बी और सी इनमें सिम्टम्स सेम होते हैं, लेकिन फैक्टर डेफिशिएंसी जो है वो डिफरेंट होती है। हीमोफीलिया ए जिनको फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, हीमोफीलिया बी जिनको फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है, हीमोफीलिया सी जिनको फैक्टर 7, फैक्टर 13 और 10, 5 और 1 की डाइट, ये हीमोफीलिया सी में आते हैं। लेकिन सिम्टम्स सेम, इसमें सीवियर, माइल्ड और इसमें सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड होते हैं। सीवियर जैसे कि मैं आई एम वॉकिंग ऑन ट्रैक, ये विजिबल, ये अदरवाइज ये इनविजिबल है, किसी को पता ही नहीं कि इसको क्या है और इसमें क्या चीज़ है, क्या सिम्टम्स क्या है और आपको कैसे पता कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे में हीमोफीलिया है। जो सीवियर है ये पहले जब क्रॉलिंग स्टार्ट करता है उस टाइम कोई इजी रोजेस और कुछ जैसे ही खड़ा हो जाता है, गिर जाता है, थोड़ी सी स्वेलिंग, पैचेस वगैरह हो जाते हैं, तो वो सिम्टम्स को जाहिर करता है। 90% चांसेस है कि उसके हीमोफीलिया है। तो वेदर ही इज हीमोफीलिया ए और बी, सिम्टम्स सेम है, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन इसमें वॉन विली ब्रांड जो मैंने आपको बताया वो फीमेल्स में होता है ज़्यादा, और हीमोफीलिया ए जो है फैक्टर 8 डेफिशिएंसी वो फीमेल्स में नहीं, और हीमोफीलिया बी जो 9 डेफिशिएंसी है वो फीमेल्स में नहीं होती है। सिर्फ उनमें फैक्टर 7, वॉन विली ब्रांड, 13, 10 और 5 की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो फैक्टर 8 हीमोफीलिया ए, यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में 85% फैक्टर 8 डेफिशिएंट होते हैं, बाकी 15% जो है वो 9 और 7 बाकी डेफिशिएंसी जो है जैसे कि मैंने आपको बताया होते हैं। और इनमें सीवियरिटी जो सीवियर होते हैं, टोटल इन सबको मिलाकर 85% सीवियर होते हैं, बाकी 15% जो है मॉडरेट और माइल्ड होते हैं। इसके सिम्टम्स इनको खुद ही ब्लीड हो जाता है, ऐसा नहीं, मतलब अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब जिनको नॉलेज या मतलब मेडिकल स्टूडेंट हो जिनको थोड़ा सा इस बारे में पता, वो क्या कहते हैं, उनका कंसेप्ट है कि इनको ब्लीड हो जाता है, कट लगेगा तो ब्लीड कंट्रोल नहीं हो जाएगा जब तक नहीं इनको कोई ट्रीटमेंट हो। इससे पहले यहाँ ये ट्रीटमेंट नहीं था, यानी 2010 तक हमारे पास ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं था। जैसे कि मैडम ने बताया फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP लगाते थे, FFP प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं था, वो ब्लीड को कंट्रोल नहीं कर रहा था। ब्लीड वो किसी हद तक पेन, जैसे कि मैडम ने बोला, वो पेन क्यों होती है, क्योंकि अंदर से ब्लीड हो जाता है, स्पॉन्टेनियस ब्लीड, जिसका कोई ऑब्वियस रीजन नहीं होता है। वो ब्लीड ज्यादातर जॉइंटों में, हैगिंग जॉइंट जो है उनमें हो जाता है, और जब फ्रीक्वेंट ब्लीड हो जाता है तो इसकी जॉइंट्स की जो कैटलेज होती है वो खत्म हो जाती है। जब वो खत्म हो जाती है तो जॉइंट क्रिपल हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो उस टाइम FFP हुआ करता था, FFP 2010 तक लगाते थे हमारे। उसके बाद भी जब क्योंकि गवर्नमेंट ने जब ये देना स्टार्ट कर दिया, हमने बिल फाइल की श्रीनगर हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और जम्मू हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी की हुई थी, लेकिन हमने लेट किया था, हमें जम्मू का नॉलेज नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तो डिसीजन आ गया जम्मू हाई कोर्ट का कि इनको दिया जाए। यदि जम्मू में जो हीमोफीलिया पेशेंट है श्रीनगर में, इनको ये एंटी हीमोफीलिक फैक्टर दिया जाए, क्योंकि इंडिया के बाकी स्टेट्स में ये 2007 से कुछ स्टेट्स में स्टार्ट हुआ था। हमने 2010 में फिर फाइल की, 2011 में उसका रिजल्ट आया, तो उसके बाद ये इन पेशेंट्स को लगना स्टार्ट हुआ ये एंटी हीमोफीलिक फैक्टर। इसमें फैक्टर 8 अलग होता है, इसमें फैक्टर 9 अलग होता है, इसमें फैक्टर 7 अलग होता है, फैक्टर 13 और 10 अलग है, लेकिन अभी वो 2 फैक्टर यहाँ नहीं आए, वो कॉस्टली है, और ये मेडिसिन इतना कॉस्टली है और रिपीट करना पड़ता है। आपको मैं एग्जाम्पल दे दूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि सिम्टम्स क्या है, सीवियर्स के सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेंगे। वही क्रॉलिंग जब बच्चा करता है, और हम मुस्लिम्स में सर्कमसिशन का एक ये होता है, तो उस टाइम पता चलता है जब, और इसी तरीके से माइल्ड का भी, मॉडरेट का भी थोड़ा बहुत अगर कहीं चोट लगे उनको तो पता चल जाता है, लेकिन जो माइल्ड होता है उनको तब पता चलता है कभी कभी जब हम अल्लाह न करे किसी को एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको प्रोलॉन्ग्ड ब्लीड जब हो जाता है तो पता चलता है, या कोई दांत निकालने गया है एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उस टाइम जब ब्लीड कंट्रोल नहीं हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, तो उस टाइम पता चलता है कि ये हीमोफीलिया है। फैक्टर ऐसे टेस्टिंग के बाद, क्योंकि आज डॉक्टर भी एरिया है, बहुत जल्दी वो उनको भेज देते हैं सेंटर पर, ये फैक्टर ऐसे के लिए। तो उसके बाद ब्लीड का कोई ऑब्वियस, मैंने बताया पहले, कोई रीजन नहीं होता, ये कहीं भी हो सकता है। मैंने जॉइंट का बताया, जॉइंट हैंगिंग जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद 3-4 ब्लीड ऐसे जो लाइफ थ्रेटनिंग है,
जिनमें नेक ब्लीड है, थ्रोट ब्लीड है, आईसी ब्लीड है, जीआई ब्लीड है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड नेक, थ्रोट, नेक और आईसी ब्लीड होता है, इंट्राक्रैनियल ब्लीड, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अब वो मतलब जो अगर मैं डेथ का ये रेशियो बताऊंगा वो मतलब वो ग्राफ वो बहुत नीचे आता है, 0 तक, क्योंकि अब ये जो लाइफ सेविंग मेडिसिन इनको मिल रहे हैं इनमें पहले हमें ऑन डिमांड मिलता था। ऑन डिमांड जब कभी ब्लीड होता था तब ही मिलता था वो, लेकिन असल में प्रोफाइलैक्टिक जो है इसका असल ट्रीटमेंट है, यानी हफ्ते में हमने 22 वीक या 23 वीक हमने लेना है जरूरी, ताकि हमारे जिस्म के अंदर थोड़ा सा मेंटेन लेवल रहे। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊं कि ये जो ड्रग है इसकी हाफ लाइफ मुख्तलिफ है, यानी इस पेशेंट को ये नहीं एक बार दिया तो बस हो गया। सीवियरिटी क्या है इसका बॉन्ड कैसा है, मतलब इसकी स्वेलिंग जो हुई है, तो उस मुताबिक डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमें भी आप पता है कि इसको कितना लगेगा, और पहला जो या बाकी डोज जो है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट क्या है इनका, उस हिसाब से दिया है। एग्जाम्पल आपको मैं देखूं कि अगर मेरे नी जॉइंट में ब्लीड हुआ तो इसको वंस इस टाइप का कॉस्ट जो काफी रिड्यूस हुआ आजकल इन मेडिसिन का, तो एक डोज मुझे 15,000 का लग सकता है, लेकिन यही डोज मुझे दिन में 2 दिन तो 30,000 का लगेगा। लेकिन अगर ये फैक्टर 7 पेशेंट को सिम्टम्स फैक्टर 7 पेशेंट को हुआ तो उसको भी बॉडी वेट के हिसाब से मतलब पर 10 kg उसको पर 2 mg देंगे, लेकिन 1 mg का कॉस्ट है 42,000। तो आप उसको 3 घंटे के बाद रिपीट करना है, आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना कॉस्टली बनता है। इसी तरीके से आज अब फैक्टर्स के अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ड्रग आया है, नॉन फैक्टर, वो हम सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं, जैसे इंसुलिन लगाते हैं आराम से, लेकिन उनकी हाफ लाइफ बहुत ही ज्यादा है, यानी 1 मंथ तक हाफ लाइफ है, और ब्लीड के चांसेस काफी हद तक रिड्यूस हुए, यानी 80% ब्लीड के चांसेस रिड्यूस हुए हैं, ऑलमोस्ट 90% लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड उनसे खत्म हुआ है। और लेकिन वो इतने कॉस्टली है कि एक बच्चे का अगर हमारे पास 20 kg का बच्चा है तो कोई 2.5 लाख का मेडिसिन उनको हर महीने लगता है। तो इसके बाद आपको मैं बताऊं, पहले यहाँ मेडिसिन नहीं हुआ करता था, तो बहुत ही ज्यादा जो है डिसेबिलिटी बढ़ गई उन पेशेंट्स में, और जिनको लाइफ थ्रेट ब्लीड हो जाता था वो कम ही मतलब अल्लाह के लिए फजल से ही बच जाते थे, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाते लाइफ थ्रेट ब्लीड में, क्योंकि फैक्टर नहीं था एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो कि इसका मेन ड्रग है, तो उन दिनों बहुत ही कम बचते थे जिनको लाइफ थ्रेट ब्लीड हो जाती थी। बाकी ये ब्लीड तो होना ही है, ज्वाइंट ब्लीड तो हो ही जाता था हर एक को, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे उस टाइम के उससे 2010 से पहले के जो वो डिसेबल हो चुके हैं, डिसेबल है सारे। तो अब मतलब उससे भी ब्लीड हो जाएगा, कहीं से कोई मतलब कोई गिर गया, अब एक नॉर्मल इंसान गिर जाएगा तो उठ जाएगा, आराम से चलेगा, तो लेकिन इनका ब्लीड होने के चांसेस 80% है, 90% है, कहीं भी हो सकता है, वो विजिबल नहीं होता है, इनविजिबल होता है। इंटरनल ऑर्गन्स में भी ब्लीड हो सकता है, जॉइंट्स में भी ब्लीड, ज़्यादातर जॉइंट्स में ब्लीड हो जाता है, जो कि जिससे इनकी जो लाइफ ट्रिपल बल्कि इनकी जॉइंट और बाकी जो जिंदगी पर असर अंदाज हो इनकी जिंदगी इस डिजीज से, तो ये इस हीमोफिलिया की वजह से। इसी तरह वॉर्नबिली ब्रांड का आपको मैं बताऊँ फीमेल, पहले ही बताऊँ फीमेल या फैक्टर 7 फीमेल्स में भी होता है और मेल्स में भी होता है। वॉर्नबिली ब्रांड ज़्यादातर नोज ब्लीड, उनको बहुत ज़्यादा नोज ब्लीड या फैक्टर 7 बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली, तो मैंने पहले ही बताया आपको उनको फैक्टर देना पड़ता है। वॉर्नबिली ब्रांड भी उनको कंबाइंड डेफिशिएंसी होती है, एक्चुअली उनको फैक्टर 8 डेफिशिएंसी भी होती है, और वॉर्नबिली ब्रांड एंटीजन की भी डेफिशिएंसी होती है, वो फीमेल्स भी होता है, और फैक्टर 7 भी। हमारे पास कोई 20 पेशेंट जो फीमेल हैं और 398 पेशेंट जो है टोटल कुल मिलाकर, और उनमें से फैक्टर 8 के हैं 264 पेशेंट, और फैक्टर 9 के हैं फैक्टर 9 के हैं 54 पेशेंट, और वॉर्नबिली ब्रांड के हैं 16 पेशेंट, इसके अलावा फैक्टर 7 के हैं 10 पेशेंट, और फैक्टर 13 के 2 पेशेंट में एक बच्चा भी है। अफसोस के साथ मैं कहूँ कि अभी तक उनका फैक्टर यहाँ नहीं आया इंडिया में, या फैक्टर 10 का एक है, सस्पेक्टेड है, अभी भी उसका ये चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो लेकिन उनका फैक्टर तो आया है, खैर उनको तो कर सकते हैं। हीमोफिलिया सोसाइटी 2008 से हमने काम स्टार्ट कर दिया है, 2016 में हमने रजिस्टर्ड किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफिलिया
फिर पूरी दुनिया में इनके चैप्टर्स बने हैं और फिर एफिलिएट हुए उनके साथ। तो साथ साथ हमने भी अपना चैप्टर रजिस्टर्ड किया है, जम्मू में पहले ही बना था 1995 में, तो हमने भी 2016 में इसको रजिस्टर किया, तो उसके बाद बाकायदा हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें ये जो फैक्टर्स, ये जो ड्रग मैंने अभी बताया है, ये रेगुलर हॉस्पिटल में नहीं होता है। इसमें दो चीज़ें, मतलब जब इसमें जो ब्रेक आती है वो आती है या फंड्स की कमी की वजह से, गवर्नमेंट जो फंड्स देते हैं, या प्रिक्योरमेंट, डिले टैक्स जो प्रिक्योरमेंट में होता है, उस सूरत में हम इनको प्रोवाइड करते हैं ऑन डिमांड। प्रोफिलैक्टिक नहीं, वो नहीं कर सकते हैं ऑन डिमांड। किसी को सीरियस कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए तो उस सूरत में हम इनको प्रोवाइड करते हैं। ये फैक्टर भी करते हैं। बाकी जो रिहेबिलिटेशन का गवर्नमेंट ऑनली फैक्टर देते हैं, इनका रिहेबिलिटेशन का मसला है, गवर्नमेंट का मसला है, इनके बहुत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी लाइफ है। मतलब अगर ये हॉस्पिटल आ जाते हैं फैक्टर लगाने के लिए, कॉमन ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते। जैसे कि आम एक इंसान जो नॉर्मल इंसान कॉमन ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, लेकिन इनको ज़रूरी टैक्सी में आना है, ज़रूरी। तो इसीलिए मैंने बोला कि इनकी लाइफ जो है थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इनके खर्चा जो ज़्यादा होते हैं लाइफ में। तो चूँकि ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको और थोड़ी सी जानकारी दी हीमोफीलिया के बारे में कि ये हीमोफीलिया है क्या, इनको कैसे ब्लीड हो जाता है जिसका कोई रीज़न ही नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं कि इसको कट लगेगा तो ब्लीड जो है कंट्रोल नहीं हो जाएगा। कि इनको कट लगने के बगैर भी कहीं भी ब्लीड हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है ये। तो इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ब्लीडिंग के चांसेस को? प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट से। अगर इनको हफ्ते में 2 बार या 3 बार फैक्टर लगेगा तो ब्लीडिंग चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। इवन हमने एक देखा है, हम स्टडी भी पब्लिकेशन भी आएगी इंशाल्लाह जल्दी, कि पिछले 3 साल से कोई भी ब्लीडिंग की वजह से किसी भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई, क्योंकि फैक्टर्स अवेलेबल है हमारे पास, या यही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो आए हैं, गेम चेंजर है इस वक्त। तो आने वाला वक्त आएगा कि अब अगरचे इसका नाम रहेगा हीमोफीलिया, लेकिन जो इसके सिम्टम्स है वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ड्रग्स भी आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं इस इंस्टीट्यूशन का और मैडम का खासकर, और शिविंग सर, और आप सबके नाम को मैं नहीं जानता हूँ, और आप स्टूडेंट्स का, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ। आपने अपना वक्त दिया है और यहाँ आप बैठे हैं, और मैडम ने इन्वाइट किया है, हमने इस लायक समझा, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी एक ये प्रोग्राम था जी, वो इनका स्कूल है वहाँ पर भी, तो चूँकि आपने कॉल करवाया तो हालांकि टाइम नहीं था, तो मैं कहा नहीं ठीक है फिर, क्योंकि आपके बड़े हम शुक्रगुजार हैं। बहुत सारे पेशेंट्स का जो यहाँ पर हमें व्हील चेयर, जैसे कि सर ने बताया, व्हील चेयर स्क्रैच वगैरह वो भी स्टार्ट हुए। अब लास्ट में आपको बताऊँगा जो RPW एक्ट जो है, इसमें जो हम आ गए, हमारे पेशेंट आ गए, वो सारे बेनिफिट्स, बल्कि बहुत ही कम एक ही बेनिफिट वो ले रहे हैं अभी, जो कि मंथली स्टेपन है 1000 रुपीज़। उसके अलावा कोई भी बेनिफिट उनको अभी नहीं मिला है, जबकि बेंचमार्क है आपको पता है। और अभी इवन मैं आपको बताऊंगा, कुछ पेशेंट्स ने हमें स्कूटी के लिए अप्लाई किया था, आपको बताऊँ अभी 1 साल से ज़्यादा टाइम हुआ तो किसी को नहीं मिली। एक और पेशेंट लोकोमोटिव विजिबल, ये आप बताएं जब आप कह रहे हैं ना कि आपका ये मेडिकल ट्रीटमेंट या जो भी आपने, तो आपके डिपार्टमेंट जो है वो रिहैबिलिटेशन होगा, जो मतलब जिनके लिए बेनिफिट्स होने चाहिए वो मिलने चाहिए, जैसे कि एक हैंडीकैप्स को मिल रहा है, तो बाकी हेल्थ और मेडिकल जैसे ना अभी हमारे अलग ये उठाएंगे ये मसला, क्योंकि ये सीरियस मसला है। वो बेचारे पेशेंट हो यही 1000 में रखा पहले, मतलब इनको अगर यही एक बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उनके लिए वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उन पेशेंट्स के लिए। बहुत सारे ऐसे बेड जो नहीं उठ पा रहे हैं, बेड से नहीं उठ पा रहे, और जिनको कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, डिपेंडेंट वो भी है हमारी इसमें। हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, अगर गवर्नमेंट के पास रिसोर्स होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, टैक्स जाता है, गवर्नमेंट जो कर सकती है वो हम नहीं कर सकते प्राइवेट सतह। तो आप भी अगर इसमें उनको बताएंगे या उनके नोट्स में लाएंगे, 2 चीज़ें बहुत ही बैड बढ़ाऊँ यहाँ हमें इसके बारे में, हीमोफीलिया के बारे में जानकारी दी, काफ़ी अच्छी बात है।
और मैं इसके साथ आपको और भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे बैंकिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम जो मुझे लग रहा है एक लार्ज स्केल पे होना चाहिए, वो इंशाल्लाह हम या तो यूनिवर्सिटी में करेंगे या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जहाँ पब्लिक अकोमोडेट हो जाएगी। और वो देखिए आप कैंडिडेट कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हमें है सो दैट वो इस प्रोग्राम में ये आएंगे। आप क्योंकि आज ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, आपको जानकारी दोबारा देंगे हमारे प्रोफेसर मिस्टर मेहराज साहब। ये बताएंगे कि हीमोफीलिया भी एक डिसेबिलिटी है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, और ऐसे बेनिफिशरीज को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन अपने मुझे लगा वो मैंने सबकी वजह से। चलिए अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे मैं पहले एक पॉइंट जो सर ने अभी यहाँ पे बड़ा अच्छा छेड़ा था कि एक्सेसिबिलिटी के बारे में, कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है हॉस्टल्स में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं कहीं भी। तो उसके लिए सर मैं आपको भी बता दूँ कि एक ऐप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की हुई है, उसका है सुगम्य भारत ऐप। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। प्ले स्टोर से ये सुगम्य भारत ऐप एक है, सिंपल एक ऐप है, लेकिन ये खाली जस्ट फॉर स्पेशली चैलेंज पर्सन। इसको हमें जब हम डाउनलोड करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें सर्टिफिकेट नंबर आपको UDID जो आपका नंबर होता है वो देना पड़ता है। तो उसमें एक बेनिफिट हमें ये है, जो सुगम्य भारत ऐप है इसमें हमें ये बेनिफिट है कि हम कहीं पे जा रहे हैं तो लाइक हम यूनिवर्सिटी को से या किसी ऑफिस में गए, तो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने एक चीज़ अच्छी दे रखी है कि आप जैसे क्लिक फोटो, उस ऑफिस का आपको फोटो उठाना है तो ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री पहुंचेगा। इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैम अब लेटर लिखेगी यहाँ से कि वहाँ उस ऑफिस में ये नहीं है या इस ऑफिस में, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी ऑफिस में गए, आपने कोई एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से आपने कोई परेशानी देखी, वॉशरूम नहीं है, रैंप नहीं है या स्टेयर्स है, लोगों को डिसेबल्ड बंदों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टेयर्स को क्लाइंब करना, तो उसके लिए सुगम्य भारत ऐप एक ऐसी ऐप है, आपको जस्ट एक फोटो उठाना है, उसके बीच में लिखना है एड्रेस कि ये कहाँ पे है, मुझे क्या इशू हो रहा है यहाँ पे, बस क्लिक करके डायरेक्टली ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तक पहुँच जाती है। उसके बाद वो वहाँ से डायरेक्टली कंसर्न्ड पर्सन को ये वापस मेल करते हैं कि जी आपके ऑफिस में, लाइक DC ऑफिस में अगर कोई इशू है तो ये डायरेक्ट हमारे DC साहब को पहुँचेगी जी आपके ऑफिस में ये परेशानी है। तो सुगम्य भारत ऐप, ये आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपके पास केसेस आते हैं तो आप बता सकते हो कि उसके लिए सिर्फ एक UDID नंबर और ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के लिए या UDID के लिए, उसके लिए क्राइटेरिया यही है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं दैट इज 40% जो है 40% एलिजिबल हो जाता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। और जो भी पुरानी सर्टिफिकेट्स है, जो भी 2022 से पहले की सर्टिफिकेट्स है, उनको आप क्या करना है, ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन कैसे होता है, हमारे पास एक साइट है, अगर आप याद रखना चाहते हैं, हमारे पास एक साइट है www.swalambam SWAVLAMBAM। उस पर बेनिफिशियरी को जाना है, अपनी डिटेल्स देनी है और वहाँ से एक फॉर्म प्रिंट होके आएगा। जैसे फॉर्म प्रिंट हो गया, वही फॉर्म लेके कंसर्न्ड CMO के पास जाना है एंड वहाँ पे आपको आपकी सर्टिफिकेट जो है, ठीक है। और कोई बात किसी को कुछ पूछना है इस बारे में? डाउनलोड नहीं, डाउनलोड तो हो जाएगी लेकिन इंस्टॉल आपको नहीं होगी, बिकॉज आपके पास UDID नंबर नहीं है। सर के पास तो होगा, सर कर सकते हैं कि इसमें आप अपना नंबर देके ऑब्वियसली आप इसमें कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। जो हमारे बेनिफिशरी है 84 या 400 बेनिफिशरी है कि ऐसा हो सकता है कि वो हमारे साथ रजिस्टर भी हो जाए और हमारे प्रोफेशनल को असेसमेंट भी करें। उनको भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
अगर आप उनको मतलब 2 जगह डिवाइड करेंगे, सपोज और बांडीपुरा, इसको आप क्लब करेंगे, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, शुपेन, ऐसे केस को क्लब करेंगे तो 2। एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट की। तो इस किरण आपको पता ही है, रे, एक उम्मीद, उन्होंने ये हेल्पलाइन जनरेट की क्योंकि आपको पता ही है कि कोविड-19 से साइको सोशल इश्यूज सब में आ गए, चाहे ऑक्यूपेशनल है, पर्सनल है, सोशल है। तो बहुत सारी हिडन मेंटल इलनेसेस भी थी कि लाइक आप बोलोगे मैम व्हाट इज हिडन, लाइक लोग ड्यू टू सोशल स्टिग्मा आगे नहीं आ रहे। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेल्पलाइन कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी क्रोनिक प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं, राइट फ्रॉम किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, वो बोल रहे हैं कि इस पे कॉन्फिडेंशियलिटी भी है एंड 24/7 ये चलती है ये हेल्पलाइन। और जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स है लाइक अर्ली स्क्रीनिंग है, फर्स्ट एड है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग या प्रिवेंटिंग डिविएंट बिहेवियर या साइकोलॉजिकल क्राइसिस एंड मैनेजमेंट, रेफरल टू द मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। अगर हमें लगता है कि ये सीवियर केस है या लगता है कि पेशेंट नीड्स सम मेडिकेशन, तो हम उनको साइकियाट्रिस्ट के पास भी रेफर कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट, यू आर द स्टूडेंट है, यू कैन शेयर दिस नंबर, जो टोल फ्री नंबर है। यहाँ पे जब कॉल आती है तो मुझे बहुत सारे ये भी पूछते हैं मैम इसमें मत हमें फीस भरना है, बट दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो आप हेल्पलाइन नंबर देख रहे हैं 1800599019, ये आप शेयर भी कर सकते हो। जैसे आपको पता है इस टाइम ड्रग्स में इन्वॉल्व यूथ हुआ है या सुसाइड्स हो रहे हैं या ट्रॉमाज है, डोमेस्टिक वायलेंस है, एवरी टाइप ऑफ साइको सोशल इश्यूज फेस्ड बाय आवर कम्युनिटी, यू कैन शेयर इट विद योर जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, नेबर्स है या स्टूडेंट्स है, यहाँ के स्टूडेंट्स या आउटसाइड है, आप ये नंबर शेयर कर सकते हैं। और जो जैसे हमारा स्पीकर है माजिद साहब, वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमें इस चीज़ के लिए अवेयर किया, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली ये टॉपिक है एंड दे आर वेरी ईगर। सुबह से ही मैंने पीजी स्टूडेंट्स को बोला था आप रहो एंड हमें जानकारी आज पूरी हुई। लेकिन एक बात इसमें ये थी कि कोई भी हीमोफिलिया, आई हैड अ हीमोफिलिया पेशेंट, शायद आप लोग जानते होंगे कजन का, नाउ शी इज मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह, या शी इज मैरिड। तो उसकी यस, तो मैं उसकी काउंसलिंग कर रही थी। शी इज डूइंग लव, शी इज डूइंग लव, यस लव कॉलेज, शी इज वेरी एक्टिव, शी इज वेरी एक्टिव गर्ल। तो वो मेरे पास एक बार आई तो मेरे बैठी थी तो डिस्कस कर रही थी इसी के रिलेटेड, मैम मेरा क्या होगा, मेरी शी इज वेरी मच वरीड अबाउट द फ्यूचर एंड मैम मैं काउंसलिंग उसकी कर रही थी, सडनली उसको ब्लड आ गया एंड आई वाज वंडर कि ये कहाँ से आ गया। मैं खुद पैनिक हो गई कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द हीमोफिलिया एट दैट टाइम। तो बोला मैम बस ये मेरी डिजीज है, तो मुझे नहीं पता है सर उसको नोज से है कि माउथ से आ गया उसको, लेकिन वो पूरा फ्लोर वहाँ पे भर गया। तो वो इतनी हुई थी यूज तो उसको वो फिर उसका बाल बाहर था, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं था, लेकिन वो शायद ले रही थी फैक्टर 8 वो कंबाइन होता है, फैक्टर 8 एंड कंबाइन एक ही फैक्टर, लेकिन इसको दोनों डेफिनेशन होती है वन ब्रांड, तो इसलिए कंबाइन में एक फैक्टर लगता है जिसमें VWF और वो ये मगर उनका भी यही कहना था कि मैं आपको बाकी उसमें 2 कंसंट्रेशन, एक फैक्टर 8 और VWF वन ब्रांड है, तो वो उनको लगना है जब भी उनको क्लीन हो जाए तो विदिन 1 आवर उनको लगना है। तो अगर वो प्रोफाइलैक्सिस, हालांकि वो प्रोफाइलैक्सिस स्टॉप क्या बोलता है वो पता नहीं क्यों, तो कोई रीजन मुझे पता नहीं, अगर वो जम्मू में थी लास्ट में तो मैंने फैक्ट्री में नहीं पाया उसको, तो अब वो मुझे पता वो उनका का जो रिलेशन था, तो लेकिन उन्होंने प्रोफाइलैक्सिस स्टॉप किया था बहुत बार, या तो फैक्टर शॉर्टेज की वजह से और कई बार उसने खुद भी किया, तो दैट्स व्हाई कि उसको अचानक अगर वो प्रोफाइलैक्सिस कंटिन्यू करें तो उसको इस तरह ब्लीड नहीं हो जाए, स्पॉन्टेनियस ब्लीड के चांसेस बिल्कुल 80% रिड्यूस। मगर एक्सेस एब्रप्टली आ गया, फिर मैं